पुराना मेंशन के लिविंग रूम में शांति सोफे पर बैठी रो रही थी। शालिनी भी उनकी बगल में बैठी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। बाकी सब भी बहुत परेशान थे। वनराज की भी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बलदेव भी बार बार करण को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका फोन बंद आ रहा था। शोभा बिना किसी से कोई बात किए चुपचाप सोफे पर बैठी ऋषभ के बारे में सोच रही थी। तभी शांति रोते हुए बोली, करण को क्या जरूरत थी अकेले जाने की? मुझे तो बताना चाहिए था। ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा। अतुल करण का नंबर फिर से ट्राई करते हुए बोला, भाभी शालू भाभी ने बताया ना कि ऋषभ को बस सिर में हल्की सी चोट आई है और वो ठीक है। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। करण ऋषभ को लेकर आता ही होगा। पर शांति का रोना और बढ़ गया। राधिका भी एक कोने में परेशान खड़ी थी। उसे परेशान देखकर रणबीर उनके पास आए। राधिका, ऋषभ ठीक है, आप उनकी इतनी फिक्र मत करिए। हमने खुद करण से बात की है, वो बस उन्हें लेकर आते ही होंगे। रणबीर ने इतना कहा ही था कि तभी सबको करण की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी की आवाज सुनते ही घर के सब लोग उठकर बाहर की ओर भागे। करण गाड़ी से बाहर आया, पर कोई उसे कुछ पूछता उसके पहले ही वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। करण, शालू भी उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगी, पर तभी आदि ने गाड़ी के पीछे की तरफ का दरवाजा खोला। आइए ऋषभ सर। ऋषभ को देखते ही सब उसकी ओर दौड़ पड़े। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर ही लग रहा था जैसे उसे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी हो। शांति ने दौड़कर उसे संभाला और घबराते हुए पूछा, ऋषभ तू ठीक है? ज्यादा चोट तो नहीं आई तुझे? मोन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सिर में जरा सी चोट लगी है, ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला। तभी शालिनी ने उसे सहारा दिया। चल बेटा अंदर चल। ऋषभ सबके साथ घर के अंदर आया तो शांति ने उसे सहारा देकर सोफे पर बैठाया। उसके बैठते ही पूजा ने पाटिल को आवाज लगाई, पाटिल ऋषभ के लिए पानी लेकर आओ। पास ही खड़ा पाटिल दौड़ता हुआ किचन में चला गया। शांति ने बहुत प्यार से ऋषभ के सिर पर हाथ फेरा। ऋषभ कैसे हुआ ये सब बेटा? ऋषभ ने सबके चेहरे देखे और फिर बोला, मोम आपको तो पता है ना कि ओंकारेश्वर का रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है। सामने एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। उसे देखकर मैंने अपनी गाड़ी मोड़नी चाहिए तो मेरी गाड़ी पेड़ से जा टकराई और ये चोट लग गई। इतना कहकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओंकारेश्वर, पर शालू ने तो हमें बताया कि उदयपुर से इंदौर आते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तभी पास खड़े बलदेव ने पूछा। सब लोग भी सवाल भरी नजरों से उसे देखने लगे। वही पास बैठी राधिका मन ही मन बोली, ओंकारेश्वर में तो इसका एक्सीडेंट 5 साल पहले हुआ था, तो ये उस एक्सीडेंट की बात क्यों कर रहा है? वो सोच में पड़ गई। तभी ऋषभ झुंझलाकर बोला, अरे आप सब भी वही बातें कर रहे हैं जो एयरपोर्ट से यहाँ आते वक्त आदि कर रहा था। मैं आप लोगों को आखिरी बार बता रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट ओंकारेश्वर से आते हुए हुआ है, न कि उदयपुर से आते हुए। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। सबके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर ऋषभ ने गुस्से में पूछा, अरे आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ और मैं भला उदयपुर क्यों जाने लगा? तभी शालिनी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छा ठीक है, कोई तुझसे कुछ नहीं पूछ रहा, तू जा और अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी भिजवाती हूँ। थैंक यू चाची, पर प्लीज मेरे लिए कॉफी आप बनाइएगा, मुझे नौकरों के हाथों की कॉफी नहीं पीनी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तभी पाटिल पानी लेकर आ गया। ऋषभ ने पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट पीकर पास खड़े पाटिल से बोला, ये पाटिल हमेशा मेरी कॉफी में शुगर क्यूब ज्यादा डाल देता है, इसलिए इससे तो बिल्कुल मत बनवाएगा। मैं रूम में जा रहा हूँ, प्लीज मेरी कॉफी वही भिजवा दीजिएगा। कोई आगे उससे कुछ कह पाता उसके पहले वो उठकर वहां से जाने लगा, पर वो 4 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि तभी उसकी नजर एक दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी और वो गुस्से में चीखा, यहाँ भी 2021 का कैलेंडर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सबने 2021 का कैलेंडर अभी से क्यों लगा रखा है, जबकि अभी तो 2016 चल रहा है। उसके इतना कहते ही सब उसे हैरानी से देखने लगे। ऋषभ गुस्से में सीढ़ियों से नीचे आया और उसने दीवार पर लगा कैलेंडर उतार कर फेंक दिया। मंगेश, इस साल का कैलेंडर लाकर यहाँ लगाओ, समझे? उसकी बातें सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर ऋषभ गुस्से में भनभनाता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? तभी शांति रोते हुए बोली। शालू तुरंत आदि के पास आई। आदि, ऋषभ को ज्यादा गहरी चोट लगी है क्या? वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? आदि ने शांति की ओर देखकर जवाब दिया, आंटी पिछले 5 सालों में क्या हुआ वो सब ऋषभ सर को कुछ याद नहीं है।
सिर पर लगी चोट की वजह से उनके दिमाग के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनके दिमाग से पिछले 5 सालों की यादें मिट चुकी है। आदि की बातें सुनकर सबके जैसे होश ही उड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो किससे क्या कहे। सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। शांति भी ये सुनकर धम से सोफे पर बैठ गई। वनराज भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, पर शालिनी ने गुस्से में आदि से पूछा, ये क्या बकवास है आदि, ऐसा कैसे हो सकता है? आदि तुरंत बोला, आंटी यही सच है, करण सर ने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाया है, कुछ देर में वो आते ही होंगे, अब वही हम सबको कुछ क्लियर कर सकेंगे। ये ऋषभ सर की मेडिकल रिपोर्ट है। उसने ऋषभ की मेडिकल रिपोर्ट वनराज की ओर बढ़ा दी। वनराज और बलदेव दोनों रिपोर्ट पढ़ने लगे। शोभा अभी भी खामोश बैठी सबकी बातें सुन रही थी, पर ऋषभ की फिक्र उनके चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। तभी शांति रोते हुए बोली, नई बहू के ऐसे पैर पड़े इस घर में कि मेरा बेटा खुद को ही भूल गया है। ये सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। पास बैठे वनराज गुस्से में भड़के, मधु ने नहीं कहा था ऋषभ से कि ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव करे, इसलिए आइंदा इस तरह की बकवास इस घर में कभी मत करना, खास तौर से मधु के सामने, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। शोभा ने वनराज को चुप रहने का इशारा किया तो उन्हें न चाहते हुए भी चुप होना पड़ा, पर शालिनी शांति की बातों से बहुत परेशान हो गई। मैं करण से बात करके आती हूँ, वही हमें ऋषभ की कंडीशन ठीक से बता पाएगा। वो उठकर करण के कमरे में चली गई। करण अपने कमरे में बेड पर सो रहा था। ये देखकर शालिनी ने गुस्से में उसे उठाया, करण ये कोई सोने का टाइम है क्या? घर में सब ऋषभ को लेकर इतने परेशान हैं और तू यहाँ आकर आराम से सो गया, और तूने फोन भी बंद किया हुआ है। थक गया हूँ यार मम्मा, प्लीज सोने दीजिए। करण बिना अपनी आंखें खोले अपना तकिया अपने चेहरे पर रखकर बोला। शालिनी को उस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने करण की बाह पकड़ी और उसे उठाते हुए बोली, करण उठ, मुझे तुझसे बात करनी है, बता मुझे कि ऋषभ को क्या हुआ है। करण गुस्से में उठ बैठा, अगर आपको ऋषभ के बारे में बात करनी है तो आदि से बात कर लीजिए, मैं ऑलरेडी उसे सब बता चुका हूँ, पर प्लीज मुझे सोने दीजिए। घर के सब लोगों को एक एक करके सारी बात बताने का ना मेरा मूड है और ना ही मेरे पास वक्त। इतना कहकर वो फिर से सोने लगा तो शालिनी ने उसकी बाह पकड़कर पूछा, क्या ऋषभ को सच में सिर में इतनी गहरी चोट आई है करण कि उसकी याददाश्त चली गई है? नाटक कर रहा है यार वो मम्मा, करण झुंझला कर बोला। शालिनी उसे हैरानी से देखने लगी। करण उन्हें घूरते हुए बेड से उठा और बोला, मम्मा डॉक्टर्स का तो यही कहना है कि पिछले 5 साल में जो कुछ भी हुआ वो ऋषभ को याद नहीं है। 5 साल पहले जब ओंकारेश्वर से आते वक्त उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद की सारी बातें वो भूल चुका है। पर मुझे ना तो डॉक्टर की किसी बात पर भरोसा है और ना ही ऋषभ की, क्योंकि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए ये बात अच्छे से जानता हूँ कि जरूर कोई बात है जिसकी वजह से वो याददाश्त जाने का ड्रामा कर रहा है। ये भी तो हो सकता है करण कि सच में उसकी याददाश्त चली गई हो और उसे सच में कुछ याद ना हो। शालिनी उसकी ओर देखकर बोली। करण ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट पीकर मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज मम्मा, आप ऋषभ पर ही अंधा विश्वास मत किया कीजिए, किसी दिन बहुत बुरी तरह वो आपका भरोसा तोड़ेगा। उसकी कोई याददाश्त नहीं गई है, वो नाटक कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं बहुत जल्द आप सबको बताऊंगा। उसकी बातें सुनकर शालिनी भी सोच में पड़ गई तो करण फिर से बोला, वैसे मुझे लगता है कि ऋषभ ये जो ड्रामा कर रहा है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरी और मधु की शादी से है, और मुझे तो ये भी लगता है कि रिद्धिमा के इस तरह शादी के मंडप से भागने में ऋषभ का ही हाथ है, और शायद अपने इसी राज के खुलने के डर से वो ये याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर वो ऋषभ खुराना है तो मैं भी उसका छोटा भाई हूँ, उसके कदमों के निशान का पीछा करते करते उस तक पहुंचकर ही दम लूंगा। शालिनी परेशान होकर बेड पर बैठ गई। उसे परेशान देखकर करण ने पानी का ग्लास फिर से टेबल पर रखा और उनके पैरों के पास बैठकर बोला, मम्मा प्लीज, आपको ऋषभ को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बारे में सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तभी करण के फोन की बेल बजने लगी। शालिनी ने पास रखे उसके फोन की ओर देखा, पर तभी करण ने अपना फोन उठाकर कॉल कट कर दी। करण, तूने मधु की कॉल डिस्कनेक्ट क्यों की? बात कर उससे, शालिनी तुरंत बोली। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम करना है। इतना कहकर वो अपने जूते पहनने लगा।
और फिर बोला, आपने ऋषभ की वजह से मेरी नींद तो खराब कर ही दी है, इसलिए मैं चलता हूँ, प्लीज डिनर पर मेरा इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने एक क्लाइंट से आज डिनर पर मिलने वाला हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जैकेट उठाई और उसे पहनने लगा। शालिनी उठकर उसकी कॉलर ठीक करते हुए बोली, तू वैसे भी सो कहाँ रहा था करण? बस जानता था कि मैं ऋषभ के बारे में बात करने तेरे पास जरूर आऊंगी, इसलिए मेरे सवालों से बचने के लिए सोने का नाटक कर रहा था। करण आईने में देखकर अपने बाल झाड़ते हुए बोला, जब जवाब आप जानती है तो फिर पूछी क्यों रही है? शालिनी मुस्कुरा दी, मुझसे तो कह दिया तूने कि मम्मा डिनर पर मेरा इंतजार मत करना, पर कल जब मेरी बहू वापस आ जाएगी तो खबरदार, जो तूने उसे भूखा रखा या उसे देर रात तक इंतजार करवाया, कल की कल देखी जाएगी मम्मा, फिलहाल मुझे जाना है, बाय। करण ने इतना कहकर शालिनी को हक किया और वहां से चला गया। पर वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आया तो वनराज ने उसे देखते ही पूछा, करण क्या सच में ऋषभ? बड़े पापा डॉक्टरों का तो फिलहाल यही कहना है कि ऋषभ अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल भूल चुका है। करण उन्हें बीच में टोकते हुए बोला, सबकी परेशानी और बढ़ गई। पर कोई उससे कुछ और पूछता उसके पहले ही करण फिर से बोला, डॉक्टर आते ही होंगे, वो सब क्लियर कर देंगे, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे निकलना होगा। आदि, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। यस सर। करण तेजी से घर से बाहर चला गया। आदि भी तुरंत उसके पीछे ही चल दिया। करण गाड़ी में आकर बैठा और सीट बेल्ट बांधते हुए बोला, आदि मेहरा साहब से कहो कि वो 1 घंटे में ऑफिस पहुंचे और ब्लूप्रिंट देख ले, ताकि हम बजट डिस्कस करने के बाद डील साइन कर सके। जी सर, मैंने उन्हें सुबह फोन करके ही मीटिंग के लिए कह दिया था, पर मैं उन्हें एक बार व्हाट्सएप मैसेज भी कर देता हूँ। आदि तुरंत मैसेज करने लगा। तभी करण के फोन की बेल बज उठी। मधु का नंबर देखकर इस बार करण ने कॉल रिसीव की। बोलो मधु। करण, क्या आप मुझसे सच में नाराज हैं? मधु ने आहिस्ता से पूछा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो मधु फिर से बोली, आई एम सॉरी करण, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी सी बात पर इतना नाराज हो जाएंगे तो मैंने कुछ नहीं कहा होता, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। करण इस बार भी कुछ नहीं बोला, पर मधु फिर से बोली, करण प्लीज कुछ तो बोलिए, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ मधु, और फिर शाम को 7 बजे मुझे होटल रेडिशन में एक क्लाइंट के साथ डिनर के लिए भी जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। इतना कहकर करण ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, मुझे पता है मधु कि मेरी नाराजगी तुमसे बिल्कुल सही नहीं जाएगी, इसलिए मुझे मनाने तुम शाम को होटल जरूर आओगी। सर, आपने मधु भाभी से झूठ क्यों बोला कि शाम को आपकी कोई मीटिंग है? आपकी तो आज शाम कोई मीटिंग नहीं है, तभी पास बैठे आदि ने पूछा। करण ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, आदि तुम्हें मेरा एक काम करना है। जी कहिए सर। उसके इतना पूछते ही करण ने उसे सब कुछ समझाया। आदि मुस्कुरा दिया, ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। आदि, मधु के पापा के मेडिकल केस हिस्ट्री निकाली तुमने? जी सर, आपके कहे मुताबिक उनकी केस फाइल आपकी टेबल पर रखी हुई है और उनके डॉक्टर को भी मैंने ऑफिस बुलवा लिया है। थैंक्स आदि, करण मुस्कुराते हुए बोला। तो आदि भी मुस्कुरा दिया। इधर मधु परेशान सी बेड पर बैठी थी, तभी मीरा वहां आ गई। उसने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी है? करण को मिस कर रही है। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीरा ने फिर से पूछा, अब बोलेगी कि क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? पर मधु के चेहरे पर कुछ सोचकर मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत मीरा से पूछा, मीरा तू मेरे साथ होटल रेडिशन चलेगी? मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्या बात है, अभी तेरी शादी हुए 2 दिन हुए हैं और तू तो अभी से खुरानास के रंग में रंगने लगी है। वैसे एक बात बता, तुझे होटल जाने की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई है? वो सब मैं तुझे रास्ते में बताऊंगी, बस तू जल्दी से रेडी हो जा। मधु ने इतना कहकर जल्दी से अपना सूटकेस खोला और अपने लिए एक साड़ी निकालकर चेंज करने चली गई। मीरा सोच में पड़ गई और बोली, हे महादेव प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ भी करके आज मधु को ये बात बतानी होगी कि वो जानवर उसके करण का भाई है। मधु इतनी खुश है एंड आई एम श्योर कि इसे शायद करण ने ही होटल में बुलाया होगा ताकि वो इसे अपने दिल की बात बता सके। पर जब मधु को उस जानवर का सच पता चलेगा तो उसकी तो सारी खुशियां उससे छिन जाएगी। प्लीज महादेव ऐसा मत करिएगा, बहुत मुश्किल से उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां मिलने लगी है, उन्हें मत छीनिएगा प्लीज। इधर करण जैसे ही ऑफिस में पहुंचा
तो ऑफिस का सारा स्टाफ एक एक करके उसे बुके देकर शादी की बधाई देने लगा। पीयूष भी आगे आया और करण को बुके देते हुए बोला, आपको और रिद्धिमा मैम को शादी की बहुत बहुत बधाई। अपने साथ रिद्धिमा का नाम सुनकर करण का दिमाग खराब हो गया। मेरी शादी रिद्धिमा से न, करण ने इतना कहा ही था, तभी आदि उसे टोकते हुए बोला, करण सर आपके लिए घर से फोन है। करण ने तुरंत उसकी ओर देखा तो आदि ने उसे किसी को कुछ ना बताने का इशारा किया। थैंक्स पीयूष, करण पीयूष से बुके लेकर बोला और फिर आदि को घूरते हुए अपने कैबिन में चला गया। कैबिन में आते ही उसने गुस्से में बुके वही काउच पर फेंक दिया। तभी आदि वहां आ गया। उसे देखते ही करण गुस्से में भड़का, मेरी शादी रिद्धिमा से नहीं बल्कि मधु से हुई है और ये बात मैं किसी से छिपाना नहीं चाहता आदि, क्योंकि अगर मैंने ये बात सबसे छिपाई तो ये मधु के साथ नाइंसाफी होगी जो मैं कभी नहीं होने दूंगा, समझे तुम? और ये बात सबको बताने से रोकने की वजह जान सकता हूँ। आदि सिर झुकाकर बोला, सर उदयपुर में जो कुछ भी हुआ वो यहाँ कोई नहीं जानता। सबको यही पता है कि आपकी शादी रिद्धिमा से हुई है। दादी माँ ने कहा है कि वो बहुत जल्द से ही मौका देखकर खुद सबको बताएगी कि आपकी शादी मधु मैडम से हुई है। आप प्लीज तब तक के लिए किसी से कुछ मत कहिए। ऑफिस में अगर किसी को ये बात पता चली तो आपकी शादी की सच्चाई मीडिया तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। और वैसे भी आपकी और रिद्धिमा की शादी के बाद खुराना कंस्ट्रक्शन और व्यास एम्पायर का मर्ज होने वाला था। कल से लेकर अब तक मीडिया हर थोड़ी देर में मर्ज के बारे में जानने के लिए फोन कर रही है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लग गई कि आपकी शादी मधु भाभी से हुई है तो बेवजह तमाशा हो जाएगा। और वैसे भी वनराज सर और बलदेव सर इस बारे में ही सोच रहे हैं कि मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए अगर आप कुछ वक्त के लिए चुप रहेंगे तो अच्छा होगा। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। करण को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। वो गुस्से में अपनी चेयर पर बैठा और उसने आदि को घूरते हुए पूछा, मधु के पापा की मेडिकल रिपोर्ट। आदि ने तुरंत टेबल पर रखी फाइल उठाई और उसे देते हुए बोला, मोहन साहब के डॉक्टर भी वेटिंग रूम में बैठे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ, करण फाइल देखते हुए बोला। आदि तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही करण मोहन की फाइल रीड करने लगा। कुछ देर बाद आदि डॉक्टर को लेकर आया। सर, ये मोहन साहब के डॉक्टर है। करण ने उठकर उनसे हाथ मिलाया। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज कम सीट। हेलो, इतना कहकर डॉक्टर साहब बैठ गए। उनके बैठते ही करण बोला, डॉक्टर साहब मैं मिस्टर मोहन शर्मा की पूरी केस हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब उसे सब बताने लगे। आज से 2 साल पहले शर्मा जी ने अपनी बेटी मधु को गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। उन्होंने अपनी बेटी को तो बचा लिया पर वो खुद गाड़ी के नीचे आ गए थे, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे, पर अब उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है। उनकी बेटी मधु बहुत प्यारी बच्ची है। हर हफ्ते उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है और इलाज में चाहे कितने भी रुपए लगे कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेती है। उसकी वजह से ही वो ठीक हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 6 महीने और लगेंगे। 6 महीने नहीं, आपको उन्हें जल्द से जल्द उनके पैरों पर खड़ा करना होगा, फिर चाहे आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी करण बोला। डॉक्टर उन्हें हैरानी से देखने लगे। करण फाइल देखते हुए बोला, पैसों की चिंता मत करिएगा, आज से आप सिर्फ मोहन साहब का ट्रीटमेंट करेंगे। देश के सबसे बेस्ट स्पेशलिस्ट आज ही यहाँ बुलाइए और अगर मशीनों की जरूरत हो तो वो भी आज ही मंगवाइए। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करिएगा, जब कहेंगे, जितने कहेंगे, आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। करण ने इतना कहकर आदि को इशारा किया तो आदि ने तुरंत टेबल की ड्रॉर से चेकबुक निकाली और करण को दी। करण ने 10 लाख का चेक साइन किया और डॉक्टर को देते हुए बोला, फिलहाल ये रखिए। ये मोहन साहब के ट्रीटमेंट का बिल नहीं है बल्कि आपके हॉस्पिटल के लिए डोनेशन है। मोहन साहब के ट्रीटमेंट में आज से जितने भी रुपए लगे आप आदि को बता दीजिएगा, वो तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आज से आप हर रोज आदि को उनके केस की रिपोर्ट देंगे। जी सर, मैं आज ही उनके लिए बंगलौर से कुछ मशीनें मंगवा लेता हूँ, जिससे वो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो जल्द ठीक हो सके इसके लिए कुछ दवाइयाँ इंडिया के बाहर से मंगवानी पड़ेगी जो बहुत महंगी होगी। मैं वो भी आज ही मंगवा लेता हूँ, डॉक्टर तुरंत बोले। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने पूछा, शर्मा साहब आपके कोई रिश्तेदार है? उनके इतना पूछते ही आदि करण का चेहरा देखने लगा। करण ने भी आदि की ओर देखा और डॉक्टर से बोला, उनसे मेरा क्या रिश्ता है ये बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा, आपको भी। पर फिलहाल तो आप इतना करिएगा कि मधु और उसकी फैमिली में किसी को भी पता ना चले कि मेरी और आपकी कोई भी बात हुई है।
और मधु अगर कोई सवाल करे तो उससे कहिएगा कि एक ट्रस्ट उसके पापा का इलाज करवा रही है, इसलिए अब उसे अपने पापा की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब आपको कैसे संभालना है ये आप सोचिए। और हाँ, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जिस दिन मोहन साहब अपने पैरों पर खड़े हो गए, आपके हॉस्पिटल को इतना डोनेशन मिलेगा कि अगले 10 सालों तक आपको किसी की डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब आप आदि से डिस्कस कर लीजिए। जी, इतना कहकर डॉक्टर उठकर खड़े हो गए। आदि अपना हाथ बढ़ाकर बोला, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने करण से हाथ मिलाया और आदि के साथ चले गए। उनके जाते ही करण अपनी कुर्सी पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, अपने पापा को उनके पैरों पर खड़ा देखकर तुम्हें जो भी खुशी मिलेगी मधु, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत होगी। सर, मेहरा साहब आ गए हैं, आप कहें तो उन्हें अंदर भेज दूं? तभी पीयूष ने उसके कैबिन का दरवाजा खोलकर पूछा। करण ने उसे उन्हें भेजने का इशारा किया। इधर खुराना मेंशन में सब लोग ऋषभ के कमरे में जमा थे और डॉक्टर ऋषभ का चेकअप कर रहे थे। ऋषभ ने डॉक्टर को घूरते हुए पूछा, ऐसा क्या हो गया है मुझे जो आपको यहाँ आना पड़ गया? सिर्फ सिर में हल्की सी चोट लगी है। डॉक्टर उसके सिर पर बंधी पट्टी खोलते हुए बोले, फैमिली डॉक्टर होने के नाते मुझे तो यहाँ आना ही था बेटा, और अब तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल भी चलना है ताकि मैं और अच्छे से तुम्हारा चेकअप कर सकूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल, ऋषभ गुस्से में बोला। तो डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए, चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेटा, क्योंकि सिर में लगी कोई भी चोट कभी भी मामूली नहीं होती। एक बार हॉस्पिटल चलकर ठीक से चेकअप करवा लो ताकि तुम्हारी दादी और घर के बाकी लोगों को तसल्ली हो जाए कि तुम ठीक हो। ऋषभ कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी वनराज पास खड़े आरव से बोले, आरव ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हम अभी ऋषभ को लेकर डॉक्टर साहब के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। आरव तुरंत चला गया। ऋषभ को बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ बोल नहीं पाया। दूसरी ओर मधु और मीरा होटल रेडिशन पहुंची। मधु गाड़ी से बाहर आई। वो पीले रंग की प्लेन साड़ी और पैरोट कलर की स्लीवलेस ब्लाउज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने माथे पर छोटी सी स्टोन की बिंदी लगा रखी थी और हाथों में पीले रंग की ही चूड़ियां पहनी थी। गले में छोटा सा डायमंड का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और उसके खुले हुए बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। मधु के गाड़ी से बाहर आते ही होटल के 3rd फ्लोर पर अपने हाथों की घड़ी बांधकर खड़े करण ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।